उच्च माध्यमिक विद्यालय के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं लखनलाल मीना, विषय अध्यापक सामाजिक विज्ञान, कक्षा 10, लेसन 1, स्वर्णिम भारत 1206 ईस्वी तक का आपको अध्ययन करवाने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिए, पिछले वीडियो में हमने राजस्थान के महाजनपद के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और विभिन्न जनपदों की जानकारी आपके सामने रखी थी। ध्यान देना है, उन जनपदों में से कौन कौन से जनपद शक्तिशाली हुए, कौन कौन से जनपद छोटे रूप से बड़े रूप में समाहित किए गए। तो आपको ध्यान देना है, उनमें से आपको सबसे पहले आज मैं मौर्य वंश के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। मौर्य वंश की स्थापना कैसे हुई, इसका प्रादुर्भाव कैसे हुआ, ये आपको सबसे पहले समझना अनिवार्य है। ध्यान दीजिए, 16 जनपदों में से एक जनपद है जिसका नाम है मगध। पुनः ध्यान दीजिए, 16 जनपदों में से एक जनपद जिसका नाम है मगध। मगध साम्राज्य के रूप में आविर्भाव हर्षक वंश और हर्षक वंश के समय हुआ। कालांतर में मगध ने समस्त उत्तर भारत पर धीरे धीरे अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था, क्योंकि इस साम्राज्य के राजाओं ने अपना जो साम्राज्य है वो धीरे धीरे अपनी उपलब्धियों के आधार पर बढ़ाते गए और बढ़ाने के साथ साथ इन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर ये समझना है कि मौर्य साम्राज्य वंश की स्थापना किसने की, कब की, किसको हरा के की। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना, मौर्य साम्राज्य की स्थापना में 326 ईस्वी पूर्व। पुनः ध्यान दीजिए, मौर्य साम्राज्य की स्थापना 326 ईस्वी पूर्व के लगभग मानी जाती है, जिसमें मगध के राज सिंहासन पर एक राजा राज किया करता था और उस राजा का नाम था घननंद। अर्थात ये नंद वंश का एक राजा था। वह राजा अपने शासनकाल में विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करता था। विलासितापूर्ण जीवन का तात्पर्य है वो जनता की और ध्यान न दे करके अपने जीवन के आनंद में इतना मग्न हो गया था कि वो जो है जनता का ध्यान उसने रखना ही छोड़ दिया। ध्यान दीजिए, इसके राज सिंहासन पर बैठने के बाद नंद वंश का एक विलासी राजा, जो मैं आपसे कह रहा हूं, इस राजा ने अपना जीवन विलासितापूर्ण बिताने के कारण इस राज्य की समस्त जनता उससे परेशान हो गई, उसके अत्याचारों से परेशान हो गई, उसके बढ़ाए हुए करों के भार से परेशान हो गई और इस भार के साथ साथ उसी समय पश्चिमोत्तर भारत में सिकंदर का भय भी था। अर्थात विदेशी आक्रमणों का भय था। प्रजा अपने राजा के अत्याचारों से दुखी होकर एक ऐसे राजा की कामना कर रही थी जो उनके सुख दुख में अपना भागीदार बने। ध्यान देना है आप सभी को, उसी समय नवमंडल में कौटिल्य शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य प्रकट होता है। चंद्रगुप्त मौर्य जब अपने गुरु कौटिल्य के साथ आता है तो आने के बाद उनके इशारे पर नंद वंश के राजा को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर, अर्थात पुनः ध्यान देना है आपको, कौटिल्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के राजा को हरा करके मगध के साम्राज्य पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इसी प्रकार आपको ध्यान देना है, चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य स्थापित करने के बाद अपना साम्राज्य को किस प्रकार से चलाया,
किस प्रकार से उन्होंने अपने साम्राज्य की विस्तारवादी नीति अपनाई तथा किस प्रकार से उन्होंने अपनी उपलब्धियां हासिल करके और अपने साम्राज्य को बढ़ाने का प्रयास किया। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईस्वी से 298 ईस्वी पूर्व की उपलब्धियां और इसी समय उन्होंने जिस राजा को हराया था उसके साथ क्या संधि की, किस प्रकार से संधि में शर्तें रखी, उनके बारे में आप संक्षिप्त जानकारी से सुनिए। आपको ध्यान देना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने एक यूनानी शासक था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया और हराने के बाद में इन दोनों के मध्य एक संधि हुई और उस संधि में कुछ शर्तें रखी गई थी। उन शर्तों में कौन कौन सी बात थी इसका आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, 500 हाथी लेकर पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंधु नदी के पश्चिमोत्तर का क्षेत्र उसे दे दिया गया। नंबर 2, उसने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। अब ध्यान देने की बात यह है कि उसने चंद्रगुप्त मौर्य से अपनी पुत्री का विवाह क्यों कर दिया, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल रहस्यमय तरीके से समझना है कि यूनानी शासक ने अपनी हार का बदला लेने के लिए निकट भविष्य में अपनी जो है पुत्री का विवाह उनसे करवाने का मुख्य उद्देश्य था कि समय के आते मैं किस प्रकार से अपना बदले को पूरा करूंगा। इस प्रकार उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करवा दिया। तीसरी शर्त रखी थी कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उन्होंने एक अपना राजदूत रख दिया। क्यों रखा राजदूत, इस पे ध्यान दीजिए। मेगास्थनीज को अपने राजदूत के रूप में उनके दरबार में रखा। फिर और रखने के साथ ध्यान देना है आपको कि उन्होंने ये राजदूत को इसलिए रखा था ताकि विभिन्न प्रकार की होने वाली समस्त स्थितियों की जानकारी उसे प्राप्त होती रहे। ध्यान दीजिए बच्चों, इसमें सबसे बड़ी बात आपने ध्यान दी हो तो वर्तमान समय में भी प्रत्येक राज्य के अंतर्गत एक संवैधानिक पद है और उस पद पर राज्यपाल को बिठाया जाता है। और आपको ध्यान देना है, राज्यपाल केंद्र सरकार का एक प्रतिनिधि होता है और वह राज्य में होने वाली समस्त गतिविधियों की जानकारी केंद्र सरकार को देता रहता है। इसी प्रकार पहले जो राजदूत बनाए जाते थे वो भी इसी प्रकार से अपने शासन के अंतर्गत जितने भी प्रकार की जो विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटित होती थी उन घटनाओं को की समस्त जानकारी अपने राजा को दिया करते थे। इस प्रकार आपको ये भी ध्यान देना है, आज प्रत्येक देश का एक राजदूत प्रत्येक देश के अंतर्गत होता है। इसी प्रकार विभिन्न देशों में होने वाली घटनाओं की जानकारी उनके माध्यम से उनको प्राप्त होती रहती है। तो यहाँ पर सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में उनको रख दिया ताकि वहां से होने वाली समस्त घटनाओं की जानकारी उन्हें प्राप्त हो सके। इस प्रकार इसके बाद आगे ध्यान दीजिए, राजदूत रखने के बाद फिर मौर्य ने, यह ध्यान देना है आपको, फिर मौर्य ने दक्षिण भारत में भी चंद्रगुप्त मौर्य ने इसके बाद उत्तर भारत में अपनी विजय प्राप्त करने के पश्चात दक्षिण भारत में भी उन्होंने अपने विजय लक्ष्य को आगे बढ़ाने का प्रयास किया और धीरे धीरे उन्होंने दक्षिण भारत में भी अपनी विजय प्राप्त की। इस प्रकार उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए चले गए और साम्राज्य का विस्तार करने के साथ में अंतिम समय में ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर जब चंद्रगुप्त मौर्य जब वृद्ध हो गए थे, वृद्धावस्था में आ गए थे, तब उन्होंने बौद्ध धर्म को छोड़ करके और जैन धर्म की शिक्षा अर्जित कर ली थी। ध्यान देना है आपको, उन्होंने वृद्धावस्था में जैन धर्म की शिक्षा प्राप्त की थी और 298 ईस्वी पूर्व, उन्हें ध्यान दें
298 ईस्वी पूर्व श्रवणबेलगोला ये कहाँ है? ये मैसूर में है। कहाँ? ये मैसूर में है। तो उन्होंने जैन धर्म की शिक्षा लेने के पश्चात श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर उपवास करके और अपना शरीर त्याग दिया। इस प्रकार आज हमारा मौर्य साम्राज्य का टॉपिक पूरा होता है और अगले वीडियो में हम इनके उत्तराधिकारी अर्थात बिंदुसार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप सभी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।